कंपनी। इससे पहले वाले सारे वीडियोस में मैंने आपको पार्टनरशिप के बारे में बताया, पार्टनरशिप क्या होती है, कैसे की जाती है, किस किस तरीके से हम पार्टनर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, मोड ऑफ पार्टनरशिप्स, एडमिशन किया पार्टनर को, हमने रिटायर्ड किया। आज एक और नया और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है कंपनी, कि पार्टनरशिप के बाद में अब हम कंपनी की अकाउंटिंग कैसे करें, कि ये कंपनी अपने अकाउंट्स को कैसे मेंटेन करती है, कंपनी का ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनेगा, उसका पीएनएल कैसे प्रिपेयर करेंगे, उसकी बैलेंस शीट क्या होगी, ये सारा कंसेप्ट हम अब पढ़ेंगे। पार्टनरशिप के बाद में अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वो है कंपनी। आपके पूरे एग्जाम पेपर में कम से कम 20 मार्क्स किस पर बेस्ड होंगे, कंपनी पर। तो कंपनी अकाउंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि जब आपको कंपनी की अकाउंटिंग समझ में आएगी तो इससे रिलेटेड 3 और चैप्टर, रेशियो एनालिसिस, स्टेटमेंट एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपैरेटिव और कॉमन साइज बैलेंस शीट, ये तीनों चैप्टर आप समझ पाएंगे, नहीं तो आपको वो भी समझ में नहीं आएंगे। तो अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने आता है। कंपनी को आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड्स में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर, व्यवसायिक संगठन के जो बहुत सारे स्वरूप होते हैं, वहां आपने कंपनी के बारे में पढ़ा होगा। तो आज की जो मेरी क्लास है, जो पूरा वीडियो है, उसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी यानी कि कंपनी के थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स की बात करेंगे, कि कंपनी की डेफिनेशंस क्या होती है, ये कितने टाइप्स की होती है और इसकी कौन-कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कंपनी की डेफिनेशन को समझते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, a company is a company incorporated or registered under the Companies Act 2013 and any other earlier Companies Act, कि कंपनी एक्ट 2013 ने कंपनी की क्या डेफिनेशंस दी है। भारत में कंपनी या इंडिया के अंदर कंपनी पे कौन सा एक्ट अप्लाई होता है, इंडिया में कंपनीज पर एक्ट अप्लाई होता है, कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनी एक्ट 2013 ने कंपनी को डिफाइन किया, कंपनी मींस एनी कंपनी हु इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 एंड अंडर एनी अर्लियर कंपनीज एक्ट। यानी कंपनी का मतलब वो कंपनी है जो कंपनी एक्ट 2013 में या इससे अर्लियर कोई भी जो एक्ट आया था उसके अंदर क्या है, रजिस्टर्ड या इनकॉर्पोरेटेड है। बट कंपनी की ये जो डेफिनेशन है ये बहुत इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को पढ़ने से हमें कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स या कंपनी के नेचर के बारे में पता नहीं चलता, कि कंपनी वो कंपनी है जो कंपनी 2013 में रजिस्टर्ड है। पर कंपनी होती क्या है, कंपनी में मेंबर्स कितने होते हैं, कंपनी पार्टनरशिप से कैसे डिफरेंट है, ये कुछ भी हमें इस डेफिनेशन में पता नहीं चलता है। ये डेफिनेशन एक इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। तो इसकी दूसरी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो कंपनी को हम डिफाइन कैसे करते हैं। अ कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, invisible, intangible, existing only in the eyes of law. Being in the mere creation of law, it is a possess only those properties which is charter of its creations, confers upon it either expressly or incidentally its various existence. Company is a artificial person.
कंपनी कौन है? कंपनी एक आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम व्यक्ति है। कंपनी इट्स अ आर्टिफिशियल पर्सन, इनविजिबल एंड इंटेंजिबल, ना तो वो दिखाई देती है और ना ही हम उसको देख या छू सकते हैं। इसका एग्जिस्टेंस यानी इसका जो अस्तित्व है वो किसके लिए है? ओनली इन द आइज ऑफ लॉ, जिसको आप सिर्फ कानून यानी कि लॉ के अंदर ही देख सकते हैं। बीइंग द मेयर क्रिएशन ऑफ लॉ, ये किसके द्वारा बनाई जाती है? हम किसके अकॉर्डिंग इसको क्रिएट कर सकते हैं? ओनली एंड ओनली लॉ। इट्स पोसेस ओनली दोस प्रॉपर्टीज, ये केवल उन्हीं प्रॉपर्टीज को रख सकती है विच इज चार्टर ऑफ इट्स क्रिएशन, जो इसके कॉन्ट्रैक्ट यानी कि इसके चार्टर में लिखा गया है। तो हम क्लियरली अगर कंपनी के बारे में बोले तो कंपनी इट्स आर्टिफिशियल पर्सन विच हैव अ कॉमन सील एंड अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसकी अपनी सार्वमुद्रा और पृथक अस्तित्व होता है। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस का मतलब ये होता है कि उसका उसके शेयर होल्डर से अलग लीगल स्टेटस है। कंपनी को क्रिएट कौन करता है? लॉ, और कंपनी को डिसॉल्व भी कौन करेगा? लॉ। तो कंपनी को इसीलिए आप क्वेश्चन ये आता है कि मैम इसको आर्टिफिशियल पर्सन क्यों कहा जाता है? तो जैसे एक नॉर्मल या नेचुरल पर्सन होता है, वो अपने नाम से संपत्तियों यानी कि एसेट्स को एक्वायर्ड कर सकता है, संपत्तियों को खरीद सकता है, लायबिलिटीज का रीपेमेंट कर सकता है, अपने नाम से व्यापार यानी कि बिजनेस करता है। एज इट इज कोई भी पर्सन आकर उस पर स्यू कर सकता है यानी कि बात कर सकता है, और वो भी किसी पर जाकर क्या कर सकता है? स्यू यानी कि वाद कर सकते हैं। हम कोई भी केस लड़ सकते हैं कंपनी के खिलाफ, कंपनी हमारे खिलाफ केस लड़ सकती है। लाइक अ नॉर्मल पर्सन, कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टीज खरीद सकती है, अपने नाम से प्रॉपर्टीज सोल्ड कर सकती है जैसे एक नॉर्मल पर्सन करता है। बट ये आर्टिफिशियल पर्सन इसीलिए कि इसको हम देख या छू नहीं सकते। पर्सन इसलिए क्योंकि जो एक काम पर्सन करता है, व्यक्ति करता है, वो कंपनी भी कर रही है। आर्टिफिशियल इसलिए क्योंकि इसको हम देख या छू नहीं सकते। इसको किसने बनाया है? इसको लॉ ने बनाया है, इसलिए ये आर्टिफिशियल पर्सन है। तो कंपनी की परिभाषा समझ में आई कि कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन, इनविजिबल एंड इंटेंजिबल एंड एग्जिस्टेंस ओनली द आइज ऑफ लॉ। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अस्तित्व किसकी दृष्टि में? सिर्फ और सिर्फ कानून की दृष्टि में होता है। अगर कंपनी की डेफिनेशन से हम इसके कुछ फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला हमने पढ़ा कंपनी इट्स अ आर्टिफिशियल पर्सन यानी कि बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट, एक निगमीय व्यक्ति है या निगमीय संस्था है। A company is formed according to the provision of law enforced him from time to time. Generally in India, companies are formed and registered under the Companies Law, except in the case of banking and insurance companies, for which is separate law provided for it. कि कंपनी को एक निगमीय संस्था या बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये उस पर एप्लीकेबल होने वाले लॉ के अकॉर्डिंग स्टैब्लिश्ड होती है, यानी लॉ के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही हम इसको फॉर्म कर सकते हैं, इसका निर्माण कर सकते हैं। इसीलिए इसको एक निगमीय संस्था या बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट क्यों कह सकते हैं। अगर हम इंडियन कंपनीज की बात करें तो इंडिया में कंपनीज को कब कहा जाएगा बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट? जब वो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में, कौन से एक्ट? इंडियन कंपनी एक्ट 2013 में या तो रजिस्टर्ड हो या इनकॉर्पोरेटेड हो। बट अदर देन कौन सी कंपनी? बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनीज, क्योंकि इन कंपनीज के लिए सेपरेट लॉ इंडिया में बनाया गया है। तो बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको रेगुलेट कौन कर रहा है, इसको फॉर्म कौन कर रहा है?
एक लॉ के थ्रू इसको फॉर्म किया जाता है टाइम टू टाइम। इन इंडिया में कौन सा लॉ बनाया गया है कंपनीज के लिए? कंपनीज एक्ट 2013। 2 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इंडिया के अंदर कौन सा लॉ कंपनीज को रेगुलेट करता है? इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। प्रीवियसली जो एक्ट चलता था वो था कंपनीज एक्ट 1956, जो अब डिवॉलिश हो चुका है, जिसकी जगह कौन सा एक्ट आ गया? 2013। सेकंड फीचर्स ऑफ कंपनी का एक और इंपॉर्टेंट फीचर है सेपरेट लीगल एंटिटी, जिसको हिंदी में कहा जाता है पृथक स्वामित्व। A company has a separate legal entity which is distinct and separate from its member. It can hold an ideal with the type of property. It can enter a contract and even open a bank account in his own name. कंपनी की अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। पार्टनरशिप में सेपरेट लीगल एक्सिस्टेंस नहीं था। जब हमने पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा था, when we read about the partnership, बहुत क्लियरली लिखा हुआ था नो सेपरेट लीगल एक्सिस्टेंस। इसका मतलब इन द आइज ऑफ लॉ एक पार्टनर और उसकी फर्म दोनों को एक ही माना जाता था, बट कंपनी का उसके शेयर होल्डर से अदर देन अपना खुद का एक लीगल स्टेटस होता है। वो अपने नाम से प्रॉपर्टीज को होल्ड कर सकती है, अपने नाम से प्रॉपर्टीज को सेल आउट कर सकती है, वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में जा सकती है, इवन अपने नाम से बैंक अकाउंट भी ओपन कर सकती है। कंपनी का अपना खुद का पैन कार्ड होता है, जस्ट लाइक अ पर्सन। ये अपने नेम से प्रॉपर्टीज को परचेज और सेल करती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको समझाती हूँ। कंपनी के लिए कहा जाता है इफ ऑल द शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी, अगर एक कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स मर जाते हैं, इफ ऑल द शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी इज अ डाई, कंपनी इज अलाइव, पर कंपनी क्या रहती है? जिंदा रहती है। यानी यदि एक कंपनी के सारे अंशधारकों को मार दिया जाए, 100 लोग हैं और 100 के 100 मर गए, चलाने वाला बिजनेस को कोई भी नहीं बचा, पर कंपनी इज अलाइव, पर कंपनी क्या रहेगी? जिंदा रहेगी। क्यों? क्योंकि लॉ इन द फ्रंट ऑफ लॉ कंपनी का उसकी शेयर होल्डर से अदर देन अपना खुद का एक लीगल स्टेटस है। वो अपने नाम से प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर रही है, ना कि अपने शेयर होल्डर्स के नेम पर। उसका बैंक अकाउंट, उसका पैन कार्ड उसके खुद के नाम पर है, यानी कि उसका शेयर होल्डर से अलग अपना खुद का एक सेपरेट क्या है? लीगल अस्तित्व है, लीगल एंटिटी है या पृथक स्वामित्व है। तो सेपरेट लीगल एक्सिस्टेंस का मतलब कि एक कंपनी का उसके शेयर होल्डर से सेपरेट, अपने शेयर होल्डर से अलग खुद का एक लीगल एग्जिस्टेंस हो रहा है। वो खुद अपने नाम से प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर रही है, अपने नाम से प्रॉपर्टीज को सोल्ड कर रही है। इसकी एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है लिमिटेड लायबिलिटीज। फीचर्स में एक और फीचर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है लिमिटेड लायबिलिटीज, यानी जिसको हम हिंदी में क्या कहेंगे? सीमित दायित्व। हमने इससे पहले पार्टनरशिप को पढ़ा था। पार्टनरशिप की लिमिटेशन क्या थी? असीमित दायित्व, अनलिमिटेड लायबिलिटीज। अनलिमिटेड लायबिलिटीज का मतलब कि अगर कंपनी की जो लॉसेस है, अगर किसी फर्म की लॉसेस इतनी ज्यादा होती हैं कि जो उसकी एसेट्स है वो इनको फुलफिल करने के लिए कम पड़ जाती है, तो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी का यूज हम कर सकते हैं। बट कंपनी में ऐसा नहीं होता है। कंपनी में उसके मेंबर्स की लायबिलिटी वहीं तक एक्सटेंड रहती है जितने अमाउंट के शेयर उन्होंने परचेज किए हैं।
The liability of the members of the company is limited to the extent of unpaid of amount of share held by them. In the case of a company is limited by a guarantee, the liability of its member is limited to the extent of the guarantee given by them. In the event of companies being wind up, द एग्जाम्पल, अगर मैंने गारंटी दी है कि मैं 10,000 रुपीज तक अमाउंट इन्वेस्ट करूंगा, तो आपकी लायबिलिटी भी कितने तक है? सिर्फ और सिर्फ, यानी आपका दायित्व कितना बनेगा कि सिर्फ आप कितने का पेमेंट करें? 10,000 रुपए का, 10,000 रुपीज ओनली। अगर सपोज दैट बिजनेस की लॉस हो रही है 20,000 की, तब भी आप मैक्सिमम कितना अमाउंट पे करोगे? 10,000। रिमेनिंग 10,000 की लॉस एज इट इज पड़ी रहेगी। इसके लिए आपकी पर्सनल प्रॉपर्टीज का यूज नहीं किया जा सकता है। तो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस का मतलब ही यही है कि कंपनी का उसके शेयर होल्डर से अदर देन खुद का लीगल स्टेटस हो रहा है, और लिमिटेड लायबिलिटी यानी जितने के शेयर उसने एक्वायर्ड किए हैं उसकी लायबिलिटी भी वहीं तक रहेगी। लिमिटेड लायबिलिटीज के बाद में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, परपेचुअल सक्सेशंस। A company being an artificial person created by a law to continue the existence irrespective of the changes in its member, a company can terminate only through the law. स्थायी स्वामित्व। एक कंपनी की जो एग्जिस्टेंस है, परपेचुअल सक्सेशन, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन की है। क्यों? क्योंकि इसको क्रिएट किसने किया है? लॉ ने किया है। इररिस्पेक्ट ऑफ चेंजेस इन द मेंबर, चाहे उसमें कितने भी मेंबर आए, चाहे जाए, चाहे वो जिए या मरे, कंपनी के स्वामित्व पर, कंपनी के सक्सेशन पर इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इट कैन बी टर्मिनेटेड ओनली थ्रू द लॉ। अगर आप चाहते हो कि कंपनी को खत्म करना है तो सिर्फ और सिर्फ किसके थ्रू टर्मिनेट होती है? वो लॉ के थ्रू। क्रिएट भी लॉ के थ्रू होगी, डिसॉल्व या वाइंड अप भी किसके थ्रू होगी? लॉ के थ्रू। इसके मेंबर्स हैं, नहीं हैं, कितने हैं, कितने रह गए हैं, इट डजंट मैटर। यानी शेयर होल्डर आए जाए, चाहे वो मर जाए, कंपनी के स्वामित्व पर, उसके सक्सेशन पर इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। द कंपनी बीइंग आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय द लॉ एंड इज टर्मिनेटेड ओनली थ्रू द लॉ। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका निर्माण भी कानून करेगा और जिसको खत्म भी कौन करेगा? कानून ही करेगा। कॉमन सील, सार्वमुद्रा। कंपनी की अपनी एक सार्वमुद्रा यानी कि कॉमन सील होती है। सिंस इट इज अ आर्टिफिशियल पर्सन तो कैन नॉट साइन इट्स नेम बाय इटसेल्फ। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है तो वो खुद सिग्नेचर तो नहीं कर सकती लाइक अ नेचुरल पर्सन। तो इसके लिए कंपनी क्या करती है? Therefore, every company is required to have its own seal, which act as a official signature. जो कंपनी का क्या होता है? ऑफिशियल सिग्नेचर होता है। Any document which does not carry the common seal of the company is not binding on the company. कि एक नॉर्मल पर्सन की तरह कंपनी सिग्नेचर नहीं कर सकती है। इसके लिए वो क्या रखती है अपने पास में? कॉमन सील, जिसको हिंदी में कहा जाता है सार्वमुद्रा। तो सार्वमुद्रा या कॉमन सील क्या है? वो कंपनी का अपना खुद का एक सिग्नेचर है। जब तक कंपनी के किसी भी डॉक्यूमेंट पर वो कॉमन सील नहीं लगी हुई होगी, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि इस डॉक्यूमेंट को कंपनी ने वेरीफाइड कर दिया है।
तो कंपनी के सभी डॉक्यूमेंट्स पर उस कॉमन सील का लगा हुआ होना कंपलसरी है। What do you mean by common seal? Common seal is the official signature of a company. यह कंपनी का अपना हस्ताक्षर होता है। जिस भी डॉक्यूमेंट पर वो सील लगाई जाती है, ये माना जाता है कि उस डॉक्यूमेंट को कंपनी ने वेरीफाइड कर दिया है या कंपनी की तरफ से वो क्या हो गया है, ऑथराइज्ड हो गया है। तो कंपनी के बेसिक फीचर्स पढ़ने के बाद में एक और फीचर मे स्यू और टू बी स्यूड, यानी कि कंपनी पर कोई केस कर सकता है और कंपनी किसी और पर भी केस कर सकती है। A company being a legal person can enter into a contract and can enforce the contractual rights against others. कंपनी चाहे तो किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है और कोई चाहे तो कंपनी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। इट कैन स्यू एंड इट कैन बी स्यूड, ये खुद भी किसी पर केस कर सकती है और कोई इस पर भी केस कर सकता है। इट्स नेम इफ देयर इज अ ब्रांच ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द कंपनी, अगर कंपनी के किसी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया जाता है यानी कि तोड़ा जाता है, हिंदी में क्या कहा जाएगा, बात कर सकती है और वाद किया जा सकता है। तो कंपनी चाहे तो किसी भी पर्सन पर स्यू यानी कि वाद कर सकती है और कोई चाहे तो कंपनी के ऊपर भी केस कर सकता है, बिकॉज इट इज अ लीगल पर्सन। जो भी केस किया जाएगा वो कंपनी के शेयर होल्डर के नाम पर नहीं किया जाएगा, कंपनी के नाम पर किया जाएगा। नेक्स्ट, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। कंपनी के शेयर होल्डर्स चाहें तो अपने शेयर्स को किसको ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी भी अदर पर्सन को फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं। मेंबर ऑफ अ पब्लिक कंपनी, अंशों का हस्तांतरण। एक कंपनी के अंशधारक एक पब्लिक कंपनी यानी एक सार्वजनिक कंपनी के अंशधारक फ्रीली अपने अंशों यानी कि शेयरों को किसी और पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हैं। कोई भी पर्सन किसी भी अदर पर्सन को, एक शेयर होल्डर किसी भी अदर पर्सन को अपने शेयर को बहुत इजीली ट्रांसफर कर सकता है। तो ये कुछ बेसिक फीचर्स थे कंपनी के, कि कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन, बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, हैव अ कॉमन सील, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, परपेचुअल सक्सेशन यानी कि सार्वमुद्रा होती है कंपनी की, कंपनी अंशों का हस्तांतरण कर सकती है, कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होती है। तो ये सारे फीचर्स यानी कि लक्षणों को पढ़ने के बाद में अगर हम कंपनी के प्रकारों की बात करें तो कंपनी के व्हाट इज द टाइप्स ऑफ कंपनी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंपनी, कंपनी के कितने प्रकार होते हैं। तो अगर मैं कंपनी को उनकी लायबिलिटीज के अकॉर्डिंग बांटूं, मैं फर्स्टली किस अकॉर्डिंग इनको डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूं, अकॉर्डिंग टू देयर लायबिलिटीज यानी कि दायित्व के अनुसार। तो कंपनीज 3 टाइप्स की होंगी, कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर, कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनीज। 3 टाइप्स ऑफ कंपनीज, अंशों के द्वारा सीमित, गारंटी के द्वारा और असीमित दायित्व वाली कंपनियां। तो सबसे पहला जो टाइप ऑफ कंपनी है आपके सामने वो कौन सी कंपनीज दे रखी हैं, लिमिटेड बाय शेयर्स। लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब जिनकी लायबिलिटीज, जिन शेयर होल्डर्स की लायबिलिटीज उन्होंने जितने शेयर एक्वायर्ड किए हैं वहीं तक रहेगी। टाइप्स ऑफ कंपनी, फर्स्ट है कंपनी
share held by them. If a member has paid the full amount of the shares, there is a no liability on its parts whatsoever, may be for the debts of the company. कि अंशों के द्वारा सीमित कंपनी, कौन सी कंपनी है ये? अंशों के द्वारा सीमित, कि इफ अ कंपनी इज लिमिटेड बाय इट्स शेयर, तो मेंबर्स जो होंगे यानी कि जो शेयर होल्डर्स होंगे उनकी जो लायबिलिटीज है वो कहां तक होगी? वैल्यू ऑफ शेयर। वैल्यू ऑफ शेयर का मतलब है, एग्जांपल एक राम पर्सन है जिसने 1000 रुपए के शेयर्स एक्वायर्ड किए, अगर उसने 1000 रुपए का फुल्ली पेमेंट कर दिया है, कैसे पेमेंट कर दिया है? फुल पेमेंट कर चुका है वो 1000 रुपीज का, देन अब इसकी कोई भी लायबिलिटीज नहीं है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो, लॉस हो या कुछ भी हो। राम अब एक भी रुपए का और पेमेंट नहीं करेगा, क्योंकि इसने कितने रुपए के शेयर एक्वायर्ड किए थे? 1000 रुपीज के, और ये 1000 रुपीज का पेमेंट कर चुका है। तो लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब ही यही है कि the liability of member is limited to the existence of the nominal value of share held by them, कि members का जो दायित्व यानी कि जो liabilities है वो उनके द्वारा acquired यानी कि खरीदे गए अंशों यानी कि शेयर की वैल्यू तक लिमिटेड होता है। सेम एज इट इज ही सेकंड है गारंटी। बस शेयर को किससे रिप्लेस कर देना है? गारंटी से। In the case the liability of its member is limited to the amount of undertake contribute in the event of the company being wind up, thus the liability of member will arise only the event of wind up. तो गारंटी का मतलब जितने अमाउंट की गारंटी उसने दी है कि मैं इतना अमाउंट कंट्रीब्यूट करूंगा एट द टाइम ऑफ वाइंड अप। गारंटी द्वारा सीमित मतलब राम ने ये कहा था, राम सेड कि मैं 10,000 रुपीज कब दूंगा? जब कंपनी बंद हो जाएगी। ये मेरी गारंटी है कि मेरा पेमेंट कितना होगा? 10,000 रुपीज का। तो राम ने कितने की गारंटी दी है? 10,000 की। चाहे कंपनी की लायबिलिटीज कितनी भी हो, राम मैक्सिमम कितना पेमेंट करेगा? 10,000 रुपीज का। और वो भी कब पेमेंट करेगा? एट द टाइम ऑफ फाइंड अप। इसका ये लायबिलिटी भी कब अराइज होगी? एट द टाइम ऑफ वाइंड अप, यानी कि जब कंपनी बंद होगी। तो जितने अमाउंट की हम गारंटी लेते हैं हमारी लायबिलिटी भी उतने तक लिमिटेड हो जाती है। आपको उससे ज्यादा अमाउंट का पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। थर्ड, अनलिमिटेड लायबिलिटीज जस्ट अपोजिट, अदर देन टू देयर इज द नो लिमिटेड ऑफ लायबिलिटी, जहां लायबिलिटीज की कोई भी लिमिट सेट नहीं है। असीमित दायित्व। असीमित दायित्व के बारे में हमने हमारे पहले वीडियोस में भी बहुत पढ़ा है। When there is a no limit on the liability of its member, the company is called unlimited company। जहां शेयर होल्डर्स की लायबिलिटीज की कोई लिमिट सेट नहीं है, तो ऐसी कंपनीज को हम क्या कहते हैं? अनलिमिटेड कंपनीज। When company's property is not sufficient to pay off its debt, जब कंपनीज की इन द केस ऐसे में क्या होगा कि अगर कंपनीज की प्रॉपर्टीज उसकी डेब्ट को रीपे करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, देन द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इट्स मेंबर कैन बी यूज्ड। ऐसी कंडीशन में कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी का भी यूज कर सकते हैं। कैसे? वापस से समझो। राम मान लो 10,000 रुपए, कंपनी के सामने ये कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया कि राम की लायबिलिटी कैसी है, लिमिटेड या अनलिमिटेड। सिर्फ 10,000 रुपीज अभी इसने पे किए और ये कहा मेरी लायबिलिटी कैसी है? अनलिमिटेड है।
कंपनी को लॉस हुआ बंद करने के टाइम पे 25,000 का, 10,000 तो राम ने पे कर दिए, रिमेनिंग 15,000 कहाँ से लाए? कंपनी के पास और कोई भी एसेट्स नहीं है जिसको बेच करके वो अमाउंट ले सके। ऐसे टाइम में जो राम है उसकी पर्सनल प्रॉपर्टीज उसको बेच करके इस 15,000 रुपीज का रीपेमेंट किया जाएगा। बिकॉज लाइबिलिटीज कैसी है? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज का मतलब यही होता है कि अगर बिजनेस की लॉसेस को फुलफिल करने के लिए बिजनेस की एसेट सफिशिएंट नहीं है तो उनकी पर्सनल एसेट्स को हम यूज करेंगे। तो तीन टाइप्स की कंपनीज पड़ी, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनीज। अब इसी तरीके से अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें, एक और टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ कंपनी अकॉर्डिंग टू द मेंबर्स। सदस्यों के अनुसार अगर हम कंपनी को बांटेंगे, कंपनी में मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए, मैक्सिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए, तो ऐसे में हम कंपनी को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और वन पर्सन कंपनी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफरेंस पूछा जा सकता है पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में। डेफिनेशंस पूछी जाती है कई बार, व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक कंपनी, व्हाट इज प्राइवेट कंपनी, यानी सार्वजनिक कंपनी किसे कहा जाता है, निजी कंपनी किसे कहा जाता है, और एक नया कंसेप्ट वन पर्सन कंपनी, एकल व्यक्ति। तो इनको डीप में हम पढ़ते हैं। सबसे पहला पब्लिक कंपनी। A company, a public company means which company is not a private company, यानी कि सार्वजनिक कंपनी वो कंपनी है जो निजी कंपनी नहीं है। Is the company which not a subsidiary of private company, और ना ही वो किसी प्राइवेट कंपनी यानी कि निजी कंपनी की सहायक कंपनी है। ये डेफिनेशन तो किसमें दी गई है? कंपनीज एक्ट में। कि कंपनीज एक्ट में ये कहा गया कि पब्लिक कंपनी का मतलब वो कंपनी जो प्राइवेट कंपनी यानी कि निजी कंपनी नहीं है और जिसके जो किसी प्राइवेट कंपनी की सब्सिडियरी यानी कि सहायक कंपनी भी नहीं है। इसके अलावा पब्लिक कंपनी कौन हुई? तो पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें मिनिमम 2 मेंबर और मिनिमम 7 मेंबर्स और मैक्सिमम अनलिमिटेड, यानी मिनिमम उसको स्टैब्लिश करने के लिए 7 मेंबर्स चाहिए और मैक्सिमम सदस्य कितने भी हो सकते, 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 25 करोड़, कोई लिमिट फिक्स नहीं की गई है। जिसमें मिनिमम कितने मेंबर्स होंगे? 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड। जो अपने शेयर्स किसको सोल्ड कर सकती है? पब्लिक को। जो अपने शेयर कहां ट्रांसफर कर सकती है? पब्लिक को। इट्स कॉल्ड पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी का मतलब, प्राइवेट कंपनी को डिफाइन किया गया, प्राइवेट कंपनी वन विच बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है निजी कंपनी एक वो कंपनी है जिसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये लिखा गया है, रिस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ ट्रांसफर इट्स शेयर, जो अपने शेयर्स को सोल्ड नहीं कर सकती या ट्रांसफर नहीं कर सकती, जिसके शेयर्स का ट्रांसफर करने पर बैंड लगाया गया है। A private company have at least 2 members, जिसके लिए आपको कम से कम कितने मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है? कम से कम 2 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ वन पर्सन कंपनी, अदर देन ओपीसी यानी कि वन कंपनी को छोड़ के। तो प्राइवेट कंपनी के लिए कम से कम कितने पर्सन चाहिए?
2 persons. Limited the number of its members is 200, यानी कि मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं 200। तो एक प्राइवेट कंपनी यानी कि निजी कंपनी वो कंपनी है जिसमें कम से कम 2 मेंबर्स और मैक्सिमम 200 मेंबर्स होते हैं जो अपने शेयर्स पब्लिक को ट्रांसफर नहीं कर सकती है। तो डिफरेंस समझ में आया पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक में मिनिमम 7 जबकि प्राइवेट में मिनिमम 2। अगर हम यहाँ चार्ट के थ्रू समझें तो पब्लिक और प्राइवेट मेंबर मिनिमम कितने हैं इसमें 7 और इसमें 2, मैक्सिमम अनलिमिटेड और यहाँ पे 200 शेयर्स ट्रांसफर कर सकती है और ट्रांसफर नहीं कर सकती है। तो निजी और सार्वजनिक कंपनी में यही डिफरेंस होता है। दोनों की डेफिनेशंस बहुत क्लियर है कि व्हाट इज द प्राइवेट कंपनी एंड व्हाट डू यू मीन बाय अ पब्लिक कंपनी। अ पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी व्हिच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, जो एक निजी कंपनी नहीं है, व्हिच हैव अ मिनिमम 7 एंड मैक्सिमम अनलिमिटेड मेंबर्स एंड इट कैन ट्रांसफर इट्स शेयर टू अ पब्लिक। सार्वजनिक कंपनी वो कंपनी है जो एक निजी कंपनी नहीं है जिसमें कम से कम 7 और अधिकतम असीमित सदस्य हो सकते हैं जो अपने अंशों को पब्लिक को यानी कि अपने शेयर्स को जनता को या पब्लिक को शेयर कर सकती है। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जो अपने शेयर्स को पब्लिक को इशू नहीं कर सकती, जिसमें मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितने मेंबर्स होंगे 200 मेंबर्स होंगे। इन दोनों को समझने के बाद में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक 1% कंपनी। 1% कंपनी को कंपनीज एक्ट 2013 में लाया गया है। इससे पहले ये कंसेप्ट इंडिया के अंदर नहीं था। इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया सेक्शन 262 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जिसको हिंदी में कहा जाता है एकल व्यक्ति कंपनी। Only a natural person being an Indian citizen and the resident of Indian can be a person of 1% company। यानी 1% कंपनी कौन चलाएगा Only a one natural person, एक प्राकृतिक एक ही व्यक्ति हो, वो भी कैसा हो इंडियन सिटीजन एंड रेजिडेंट ऑफ इंडिया, वो क्या चला सकता है इंडिया में 1% कंपनी को रन कर सकता है। इट कैन नॉट कैरी आउट अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। इसकी जो कंपनी है वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी नहीं होनी चाहिए, यानी कि वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स को कैरी नहीं कर सकता है। Its paid up share capital is not more than 50 lakhs। इसकी पेड अप कैपिटल 50 लाख रुपीस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और इसका जो एवरेज एनुअल टर्नओवर है वो लास्ट 3 इयर्स का 2 करोड़ रुपीस से ज्यादा का नहीं हो। Then it's called 1% कंपनी। एकल व्यक्ति कंपनी या 1% कंपनी या ओपीसी ऐसी कंपनी है जिसका ओनर कौन है एक पर्सन, जो एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है, जिसकी पेड अप कैपिटल कितनी है 50 लाख रुपीस एंड जिसका एवरेज टर्नओवर 2 करोड़ रुपीस तक है लास्ट 3 इयर्स में। तो आज की क्लास में हमने कंपनीज के बारे में समझा कि कंपनी क्या होती है, कंपनी व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी, व्हाट इज द बेसिक फीचर ऑफ कंपनी, की एक कंपनी के लक्षण कौन कौन से होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंपनीज। तो हमने कंपनी की डेफिनेशन में क्या पढ़ा, क्विक रिवीजन अगर हम करें तो कंपनी हैव अ आर्टिफिशियल
which have a common seal and a separate legal existence. कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसकी अपनी सार्वमुद्रा और पृथक अस्तित्व होता है। यही इसके बेसिक फीचर्स थे। देन हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ कंपनी। तो टाइप्स ऑफ कंपनीज अलग अलग बेसिस पे पढ़ा, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटीज एंड ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। अगर लायबिलिटीज की बात करें तो लायबिलिटीज के अकॉर्डिंग लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनीज। अकॉर्डिंग टू मेंबर्स, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड ओपीसी। थियोरिकली ओपीसी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है इंट्रोडक्शन से रिलेटेड कि आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा ताकि मैं इन कंसेप्ट्स को दूर कर पाऊं। अगर आपको इसका थ्योरिकल कंसेप्ट ही नहीं समझ में आएगा तो प्रैक्टिकल्स करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। फिर से कह रही हूं, आप चाहे सीबीएसई बोर्ड से हैं चाहे आरबीएसई बोर्ड से हैं, कंपनी के कंसेप्ट्स दोनों जगह सेम रहेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप बोर्ड में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से आना चाहिए। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उनको डेफिनेटली दूर करूंगी। और इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे शेयर्स, कि शेयर्स क्या होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शेयर्स एंड हम शेयर्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तब तक के लिए आज के कंसेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़िए। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।